टीएल का बताओ 33 डेज। तो चलिए बताइए कौन सी कंपनी अपने कस्टमर को ज्यादा फेवर कर रही है? एसएल। वो अपने कस्टमर से 59 डेज में रिकवरी रिसीव करी है और टीएल की क्रेडिट पॉलिसी थोड़ी टाइट है। वो कस्टमर से कहती है जस्ट विद इन 33 डेज यू हैव टू मेक दी पेमेंट। चले मुझे बताइए किसकी लिक्विडिटी रेशो ज्यादा इंप्रूव्ड होगी? जिसके करंट एसेट्स ज्यादा होंगे। आप कस्टमर से रिकवरी लेट रिसीव कर रहे हो तो आपकी बैलेंस शीट में रिसीवेबल स्टैंड रहेंगे। रिसीवेबल इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट बढ़ेंगे तो मुझे बताइए उसका करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा? वो भी बढ़ेगी। तो अपेरेंटली लिक्विडिटी रेशियो किसकी ज्यादा इंप्रूव्ड होंगी? एसएल की लिक्विडिटी रेशियो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टीएल। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। टीएल अर्ली रिकवरी कर रहा है अपने कस्टमर से। अर्ली रिकवरी का मतलब है कैश उसके पास आएगा और वो उसे इन्वेस्ट करके रिटर्न अर्न करेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बेटर हुई कंपनी? टीएल। ओके हुआ। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और मिलकर डिसाइड करते हैं। अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? पेएबल टर्नओवर। तो चलिए जरा रिमाइंडर दीजिए, पेएबल टर्नओवर डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाँ जी, पेएबल ओवर क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। अगर स्ट्रेट क्रेडिट परचेजेस गिवन नहीं होंगी तो फिर क्या करोगे? फिर किसको यूज करोगे? सीजीएस। चलिए 1 मिनट लीजिए और एसएल और टीएल की रेशो मुझे कैलकुलेट करके दीजिए। नोटबुक पे कैलकुलेटेड होनी चाहिए। लास्ट डे फॉर दिस टॉपिक, मैक्सिमम प्रैक्टिस करके बेनिफिट लीजिए। एसएल के कितने आ रहे? 93 डेज और टीएल 59 डेज। चलें, एसएल अपने सप्लायर को पेमेंट कर रही है विद इन 93 डेज और टीएल जल्दी पेमेंट कर रही है। रिकवरी अर्ली होनी चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने और लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए, और आपका पेमेंट डिले होना चाहिए। बट क्या हमने क्लास में बात की थी, अननेसेसरी डिले करें तो क्रेडिट रेटिंग डिटेरियोरेट होती है और फ्यूचर में हमें क्रेडिट टर्म्स पे कोई भी चीज सेल नहीं करेगा। तो भाई लेकिन अगर जो इसकी बेस पे आंसर देना है तो सप्लायर से सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन ले रहा है? किससे ले रहा है सप्लायर? एसएल से। एसएल अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहा है 93 डेज में और टीएल पेमेंट कर रहा है विद इन 59 डेज। अच्छा, किसकी करंट लायबिलिटीज ज्यादा होंगी? एसएल की करंट लायबिलिटीज ज्यादा होंगी। करंट लायबिलिटी के बढ़ने से जो कि न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, उसका आंसर पे क्या इफेक्ट होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल को एफिशिएंटली हम यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और एंड रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड आउट कीजिए। दोनों फाइंड आउट कर लीजिए।
कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो बेटे बैलेंस शीट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में हो तो आप जैसे भी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। आपने अपनी आसानी देखनी है। बताइएगा एसएल का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है? 17.4। ओके भाई, और टीएल का 19.2%। हाँ जी, किसने कैपिटल एम्प्लॉयड की बेस्ट यूटिलाइजेशन की है? टीएल। वो कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में जो रिटर्न दे रही है वो 19.2% और एसएल कितना दे रही है? जो 17.48%। अच्छा एक और काम कीजिए, इसको फर्दर इलेबोरेट करने के लिए बेटे आप मुझे पीबीआईटी और कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यूज बताओ। पीबीआईटी कितना है एसएल का? 1800 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10300। ओके बेटे टीएल का बताइए, एब्सोल्यूट अमाउंट में बताओ। 2700 डिवाइडेड बाय 14050। अब अगर मार्क्स के अकॉर्डिंगली बेटे डिटेल्ड अगर आपको इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगी तो फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे कि देखो एब्सोल्यूट अमाउंट में अगर हम बात करें तो 1800 पीबीआईटी है एसएल में और टीएल में कितना है? 2700। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दो एब्सोल्यूट अमाउंट में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, कैसे फाइंड आउट करोगे? दोनों का डिफरेंस लो। 1800 ओवर 2700 कितना आता है? 900 डिवाइडेड बाय 1800 कीजिए, कितने परसेंट आता है? 50%। ओके अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, फोकस करना सबने। आपके टीएल में पीबीआईटी एज कंपेयर टू एसएल 50% ज्यादा है, क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 50% ज्यादा है? वो लेस देन 50% है। रीजन आइडेंटिफाई कीजिए। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो कितने परसेंट चेंज आया है, वो चेक कीजिए। 10300 माइनस 14050 डिवाइडेड बाय 10300 36.4%। अब ये देखो मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे देनी है, गौर से सुनिएगा। हम ये बात कहेंगे कि आपके टीएल ने अपने कैपिटल एम्प्लॉयड में 36.4% ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है और इस इन्वेस्टमेंट के एंगेज में रिटर्न में जो इंक्रीज आया वो मोर देन 50% है। इसकी वजह से आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज बेसिस पे 17 पॉइंट से बढ़ के किस पे चला गया हुआ है? 19% पे चला गया हुआ है। अब एक और चीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कम है, इसके ऑपोजिट प्रॉफिटेबिलिटी में अगर वो आपसे पूछे कि इंक्रीज ज्यादा है तो उसकी रीजंस क्या होंगी? डेफिनेटली एक ही रीजन होगा कि रेवेन्यू में इंक्रीज आया, लेकिन रेवेन्यू में जितना इंक्रीज आया उसके ऑपोजिट कॉस्ट में भी उतना ही इंक्रीज आना चाहिए था, लेकिन वो इंक्रीज कम था। आपकी टीएल ने क्या किया है कि भाई अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया, अपने सीजीएस को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कम है, उसके ऑपोजिट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज ज्यादा है। अब आपने कितना इलेबोरेट करना है बेटे, ये मार्क्स डिसाइड करेंगे। वैसे तो वो फार 1 लेवल पे बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन रिक्वायर नहीं करता। मैक्सिमम अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स की उसने न्यूमेरिकल पोर्शन देगा और 4 मार्क्स में आपने इंटरप्रिटेशन करना होगी। ओके हो गया? चलिए आगे चलिए, फिर क्या कैलकुलेट करना बेटे हमें? नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? कीप लोअर सेलिंग प्राइसेस टू गेन द मार्केट शेयर। ये फाइंड आउट करने के लिए बेटे हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेल प्राइस के साथ किस किस का कंपैरिजन करते हैं? जी बेटे, प्रॉफिटेबिलिटी का करंट एसेट के साथ क्या ताल्लुक होता है? वो करंट एसेट्स का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट है वो डिस्कस किया। करंट एसेट में जितनी देर आपका पैसा टाई अप रहेगा, कैपिटल ब्लॉक रहेगा, आपका पैसा आपके कस्टमर के पास रहेगा, वो उससे बेनिफिट ले रहा होगा, हम बेनिफिट नहीं ले पा रहे होंगे।
तो बेनिफिट फोरगॉन हो रहा होगा, वो अपॉर्चुनिटी लॉस बनेगा। जी बेटा जी आइएगा, नेक्स्ट को क्यूरी उसने आपसे क्या रेज की, स्टेटमेंट पढ़िए, क्या पूछ रहा है? मार्केट शेयर और मार्केट साइज का पहले मुझे डिफरेंस बताओ। मार्केट साइज क्या होता है? जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए ना। कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट टोटल कितना मार्केट में सेल हो रहा है, आइदर प्रोड्यूस बाय माई सेल्फ, मैं कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरे फैक्ट्री में कितना प्रोड्यूस हो रहा है और मेरा कंपेटिटर कितने प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर या टोटल नंबर ऑफ गुड्स मार्केट में सेल हो रहे होते हैं, और वो सेलिंग आप भी कर रहे हो, आपके कंपेटिटर भी गुड सेल कर रहे हैं, वो मार्केट साइज होता है। अब सपोज मैं कर लूं कि 1 मिलियन कस्टमर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक ब्रांड को यूज कर रहे हैं, इसी के 1 मिलियन कस्टमर्स हैं, मार्केट का साइज कितना होगा? 1 मिलियन। अब एज वी नो, कोई हायर का एसी यूज करता है, कोई मित्सुबिशी का यूज करता है, कोई कैनवर्ड का यूज करता है। चले मैं हायर की बात कर रही हूँ, टोटल कितने कस्टमर्स जो है वो एसी यूज कर रहे हैं, वो आपका क्या है? मार्केट साइज है। उनमें से कितने कस्टमर्स को आप एज अ रिटेलर हायर बेच रहे हो, वो आपका क्या है? मार्केट शेयर है। आप कितने हायर के यूनिट सेल कर रहे हो, वो आपका क्या है? देखो हायर कोई एक रिटेलर तो सेल नहीं कर रहा ना, मैन्युफैक्चरिंग तो एक ही जगह हो रही है, मुख्तलिफ रिटेलर उसको सेल कर रहे हैं। आप भी एक रिटेलर हो, आप भी एक ट्रेडर हो, आपका कंपेटिटर भी एक ट्रेडर है, वो भी वहीं से हायर को परचेज करके आगे सेल कर रहा है, मैं भी वहीं से परचेज करके फर्दर एसी को सेल कर रही हूँ। तो 1 मिलियन में से मैंने कितने यूनिट सेल किए हैं हायर के, वो मेरा क्या है? मार्केट शेयर है। अब मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है? कस्टमर को ट्रैक करने के लिए क्या करना है? सेल प्राइस को कम करना है। और अगर सेल प्राइस को कम करना पॉसिबल नहीं है, मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो श्रिंक होते हैं, तो फिर क्या करना होगा? मुझे कस्टमर को और बेनिफिट्स देने। और क्या क्या बेनिफिट दिया जा सकता है? क्रेडिट सेल की ऑप्शन दीजिए, डिस्काउंट ऑफर कीजिए, आप ये टैक्टिक्स यूज करते हुए अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो। तो जब वो मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपने क्या करना है? मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो ये देख लीजिए, टोटल कर लीजिए दोनों ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स का, आप टोटल सेल में से कितने परसेंट चीजें आप बेच रहे हो और आपका कंपेटिटर कितने परसेंट सेल कर रहा है, एक तो वो रेशो कैलकुलेट कीजिए। दूसरा, कस्टमर को आपको रिलैक्स कर रहे हो, रेवेन्यू और सीजीएस, आपके डिस्काउंट, ये सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं, तो जीपी रेशो और एनपी रेशो भी आप कैलकुलेट करोगे। तो जरा दोनों चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। देखो आपने क्या करना है, हमारा कंपेटिटर सेल, हम एसएल हैं, हमारा सेल्स रेवेन्यू कितना है? 16,700। आपके कंपेटिटर का कितना है? 35,400। टोटल सेल्स रेवेन्यू देखो। अब उसकी ओके बेटे, अब आप एक काम कीजिए, इसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर लीजिए कि 16,700 सेल्स रेवेन्यू टोटल का कितने परसेंट है? 32% गुड सेल कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एसएल, उसका ये मार्केट शेयर हो गया। और टीएल का अंडरस्टूड बात है कि वो रिमेनिंग है, और वो कितना बनता है? 68%। ये बात कितने स्टूडेंट ने फॉलो की है? सबको क्लियर हुई? फिर से सुनिए व्हाट वी डिड। हमने सेल्स रेवेन्यू का किया बेटे टोटल, तो रेवेन्यू जनरेटेड बाय एसएल एंड दैट इज 16,700 डिवाइडेड बाय टोटल। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो भाई हमारा मार्केट शेयर जो है वो कितने परसेंट बनता है? 32%। तो अंडरस्टूड बात है कि टीएल का कितने परसेंट हुआ? 68%। अब इतने मार्केट शेयर के एंगेज पे हमने जीपी कितना अर्न किया है और उन्होंने जीपी कितने परसेंट अर्न किया, जरा ये कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए जीपी रेशो आप कैलकुलेट करोगे 5300 ओवर 16,700, 31 पॉइंट समथिंग, ये लिख लो मेरा बेटा। अब टीएल का कैलकुलेट करो 7600 ओवर 35,400। यस, अब जरा बताओ जीपी रेशो किसकी ज्यादा है? एसएल की। एसएल का मार्केट शेयर कम है, मार्केट शेयर के कम होने के बावजूद एसएल ने जीपी ज्यादा जनरेट किया है और टीएल ने जीपी कम जनरेट किया है। अगर वो उसकी रीजन पूछे तो एक ही रीजन है भाई, जीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हम कहेंगे कि एसएल ने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को ओवरकम कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ऐसे को रिलेट कर सकोगे? ओके भाई, नेक्स्ट चलते हैं।
कहता है हैव बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन के लिए बेटे दो रेशोस, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। हाउ टू कैलकुलेट करंट रेशो? ओके, किस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव्ड होगी ऑन द बेसिस ऑफ करंट रेशो? जिसकी करंट रेशो ज्यादा होगी, और वो नियरेस्ट टू कितना होना चाहिए? 2। अगर 2 से कम होगी प्रॉफिटेबिलिटी तो ज्यादा होगी लेकिन लिक्विडिटी पोजीशन कम होगी, और अगर 2 से एक्सीड कर जाएगी लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होगी और प्रॉफिटेबिलिटी पे उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स में से क्या माइनस करना है? इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय, ये रेशो ऑलमोस्ट कितनी होनी चाहिए एज पर स्टैंडर्ड? 1:1। और अगर ये 1:1 से एक्सीड करती है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। चलें कैलकुलेशंस को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ। हैव हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू प्रॉफिट। एसेट से रेलेवेंट दो रेशोस मैंने डिस्कस करवाई थी, एसेट्स टर्नओवर और रिटर्न ऑन एसेट। चलो रिटर्न ऑन एसेट्स बताओ। पीबीआईटी ओवर एसेट्स, और जब वो पूछे एसेट्स टर्नओवर, सेल्स ओवर एसेट्स। एसेट टर्नओवर रेशो हमें क्या बताती है? कि हमने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए कितना रेवेन्यू जनरेट किया। ये ओवर द पीरियड इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज? इंक्रीज। नॉन करंट एसेट में एक दफा हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, उस इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट हम क्या लेना चाहते हैं कि अगर मैंने 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है तो मैंने रेवेन्यू उससे कहीं ज्यादा उससे जनरेट करना है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट से ऊपर रेवेन्यू जनरेट होगा वही तो मेरा बेटे बेनिफिट है। अच्छा सपोज जितनी इन्वेस्टमेंट है उतना ही सेल्स रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट होगा? नो। वो आप किस पे आ जाओगे? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन को अंडरस्टैंड करते हो? ओके शाबाश। अच्छा अब मुझे बताइए रिटर्न ऑन, आपने एसेट्स का मुझे फॉर्मूला बताया पीबीआईटी ओवर एसेट्स, ये भी ओवर द पीरियड इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज? इंक्रीज। ये रेशो की इंटरप्रिटेशन क्या है कि एसेट्स की इन्वेस्टमेंट के केस में हम प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अर्न कर रहे हैं। अच्छा आर यू श्योर इसमें पीबीआईटी को बेस बनाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बेस नहीं बनाएंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हमेशा कब बेस बनाना है? जब उसने क्वेश्चन पूछना है विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी, तब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है। अदरवाइज हर जगह कौन सा प्रॉफिट यूज होगा? पीबीआईटी। आगे बढ़ते बेटे, कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली। जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो दो रेशोस कैलकुलेट करनी, एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर सेल्स रेवेन्यू, एक तो आपने ये कैलकुलेट करना है, और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बेस पे बेटे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बेस पे क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो? नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? पीबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? पीबीआईटी को। Have higher ability to raise bank loan in future. बैंक लोन, बैंक हमेशा उस पर्सन को कर्जा देगा जिसका ऑलरेडी डेट बहुत ज्यादा हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन का डेट पहले से ही बहुत ज्यादा होगा उसके पास रिमेनिंग एसेट्स नहीं होंगे सिक्योरिटी में देने के लिए, और बैंक कहेगा ये कंपनी रिस्क पे है कि हम बाद में कर्जा दे रहे हैं, जब ये पहला लिया हुआ कर्जा वापस करेगा तो हमें रीपे कर पाएगा। इसलिए जिस कंपनी की गियरिंग रेशो जितनी ज्यादा होगी बैंक उतना रिलक्टेंट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर फाइनेंसिंग के लिए। अब गियरिंग रेशो कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। पॉसिबल है उसने गियरिंग रेशो के लिए सिंपल डेट इक्विटी रेशो भी कैलकुलेट की हो। जिस दिन बेटे मैंने आपसे ये रेशोस डिस्कस की, मैंने आपसे कहा आपने क्या क्या करना है, स्ट्रेट तो उसने रेशो का नाम नहीं दिया हुआ है। आप कोशिश कीजिएगा गियरिंग रेशो भी कैलकुलेट करो, लिवरेज रेशो भी कैलकुलेट करो, और डेट इक्विटी रेशो भी कैलकुलेट करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गियरिंग एंड लिवरेज रेशोस?
गियरिंग होती है लॉन्ग टर्म डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। लिवरेज क्या होती है? इक्विटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। गियरिंग अगर 30% है तो लिवरेज अंडरस्टूड बात है 70%। एक कंपनी है उसकी गियरिंग 30% है, दूसरी कंपनी है उसकी गियरिंग 70% है। बैंक किसको फाइनेंसिंग देगी? जिसकी गियरिंग कम होगी। जिसकी गियरिंग कम होगी इसका मतलब है कि उसने कर्जा कम लिया हुआ है। जिस कंपनी की गियरिंग बढ़ती जाएगी उसकी डेट फाइनेंसिंग बढ़ रही है बेटे, उसने ऑलरेडी इतना बोरो कर लिया हुआ है। क्या आप बैंक के पास जाओ उसे को कर्जा दे दो वो दे देगा? नहीं, उसे एसेट्स की भी सिक्योरिटी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी भी चाहिए। 70% गियरिंग का मतलब ये है आपने ऑलरेडी मैक्सिमम एसेट्स सिक्योरिटी में रखवा दिए हैं, मॉर्गेज प्लेज करवा दिए हैं। 70% गियरिंग के अंगेंस्ट में 70% एसेट्स की सिक्योरिटी नहीं दी जाती, मोर देन 70% एसेट की सिक्योरिटी होती। तो 70% गियरिंग का मतलब है मोर देन 70% आपके एसेट्स जो हैं वो प्लेज हो चुके हैं। ओके, चलें भाई, ये क्वेश्चन डिस्कस किया। अभी एक फन का काम करते हैं भाई, बुक्स बंद करो। क्यों मैंने कहा था उस दिन? बुक्स बंद, आ जाएं जी, शिकार पकड़ते हैं। बुक्स बंद, नोटबुक्स बंद, जस्ट आपके हाथ में कैलकुलेटर हो, पॉइंटर मैं दूंगी, 1 बाय 1 व्हाइट बोर्ड पे आना। जिन बच्चों पे ज्यादा ट्रस्ट कर रही हूँ, जिनसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, उनको पहले बुलाएंगे। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आना कि टीचर हम पे इतना ज्यादा रिलाय कर, इतने कॉन्फिडेंट है हमें लेकर, ठीक है? तो घबराते नहीं है। जब यहाँ आते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस के लिए सोचते क्या है, सिर्फ मुझे आता, बाकी किसी को नहीं आता। कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आता है। आजो आजो आजो, हाँ वो मानेंगे मानेंगे, आओ बेटा। नहीं, आइए, पकड़िए पॉइंटर, ठीक है, लिखो सेल्स, लिखो 1700। बुक्स बंद, नोटबुक्स बंद, बाकी अपना अपना इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। सेल्स सपोज कीजिए 1700, ग्रॉस प्रॉफिट 545, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखिए 80% सेल्स आर ऑन क्रेडिट, फिर लिखो ओपनिंग इन्वेंट्री 100 मिलियन, 100 लिख लो, सिंपल 100, ओपनिंग इन्वेंट्री 100 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 200। रिक्वायरमेंट नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुझे पता है बेटे ने जल्दी से सॉल्व कर लेना है। रिक्वायरमेंट लिखो मेरा बेटा, परचेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, परचेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। सेल्स इनमें से किसी को नहीं आता, आपने सॉल्व कर लिया, आपको भी आता है। हाँ, परचेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, ये देखा, मुझे पता था आप सॉल्व कर पाओगे। ये देखिएगा। चलो आप भी जब तक सोचो। ये तो हमारी परचेजेस हो गई। हाँ, अब देखो आपने करना क्या है, परचेजेस की परसेंटेज फाइंड आउट करनी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। इट मींस यू नीड द अमाउंट ऑफ परचेजेस। वही सिंपल सीरियस रेशियो है ये तो। वो तब होगी व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, यहाँ गिवन है।
ओके फिर ओपनिंग स्टॉक इसमें से माइनस करेंगे सिर्फ। मेरा क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ओपनिंग माइनस और क्लोजिंग तो हमारे पास पड़ा हुआ है ना वो तो। हाँ, लेकिन परचेजेस, परचेजेस में ही है ना। बट हाउ टू कैलकुलेट परचेजेस? सीजीएस की इक्वेशन यूज करें। जीएस की सिर्फ ओके क्या इतना मैं सोचना पड़ता है, ये तो गलत बात है। लो सॉल्व हो गया। इसमें आधे से ज्यादा तो आपने बताया। बड़ों ने कॉन्फिडेंस देना होता है ना बच्चों को। तो ये तो 73.82% आता है। वो लिख भी दो वैल्यूज जिनकी बेस पे आपने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला लिखो, बनाओ। कुछ प्रॉपर रेशियोज होती नहीं है, वो ऐसे लिख देगा रिक्वायरमेंट में। तो आपने क्या रेशियो यूज करी? परचेजेस ओवर सेल्स इनटू 100। बिल्कुल। शाबाश, गुड जी बेटे। बताइएगा कि इन्होंने सही कैलकुलेट किया। यस, अगर क्वेश्चन जी बेटे मुझे ये बताएं, वो ठीक है मैंने उसे उसमें से फाइंड किया, लेकिन इसको तो हमसे भाई 100 पे माइनस कर दें तो परचेजेस तो वो हमारी परचेजेस ही है ना। वो तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए यूनिट्स परचेज नहीं करोगे? नहीं, वो तो परचेजेस में से बचे एंड पे। परचेज करोगे तो बचेंगे ना। अगर आप परचेज ही इतने करोगे जो बिक जाएंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो बचेंगे नहीं। क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी तो हमें परचेज करना पड़ते हैं ना, इसलिए हम सेल्स में ओपनिंग जी देखें परचेजेस जो थी हमारी। अच्छा चलो हम एक काम करते बेटे, यहाँ 200 में 0 ले लो, ठीक है। मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1255 माइनस 100, तो वो मेरे पास आएगा 1155। अब 1155 में से 1155 ही सेल हो जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्लोजिंग स्टॉक में होंगे तब जब आप उनको परचेज करोगे, ठीक है। चलें भाई, हाँ जी, ये कह रहे हैं कि भाई क्या किया है उन्होंने, ये पॉइंट इग्नोर किया। क्या उन्होंने ये पॉइंट इग्नोर करके ठीक किया या गलत किया? ठीक किया। आप गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे परचेज, अच्छा चलो इसको यूं समझते हैं, हमने अपने सप्लायर से कहा कि हमने आपसे जितनी चीज़ें खरीदी हैं पेमेंट हम बाद में करेंगे, 100 की चीज़ें खरीदी हैं पेमेंट बाद में करेंगे। हमने उससे कहा कि भाई हमने उधार 100 में से 80 की चीज़ें उधार बेच दी हैं और 20 की हमने कैश बेसिस पे बेची है। तुम 80 की कीमत मुझसे ले लो और 20 की परचेज कीमत ना लो, क्या सप्लायर एग्री करेगा इस बात से? नेवर। आपकी कौन सी सेल्स क्रेडिट बेसिस पे या कौन सी कैश बेसिस पे है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको इफेक्ट करती हैं? रिसीवेबल को इफेक्ट करती हैं। उसके अलावा आपकी का इतना रेवेन्यू क्रेडिट बेसिस पे है, इतना कैश बेसिस पे है, ना वो रेवेन्यू को इफेक्ट करता है, ना परचेजेस को इफेक्ट करता है, ना सीजीएस, ना ही ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ स्टेटमेंट दी। अब यहाँ आपने क्वेश्चन में सीखा क्या है, सुनिएगा। जिन क्वेश्चंस में आपको परचेजेस की स्ट्रेट अमाउंट गिवन नहीं होती, मैंने आपसे कहा कि वहाँ सीजीएस को ही बेस बनाइए। ऐसा तब करते हैं जब परचेजेस को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन में बेटे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो आपने सीजीएस की इक्वेशन यूज करते हुए परचेजेस की अमाउंट को फाइंड आउट करना है और ऑनवर्ड रेशियोज में उनको बेस बनाना है। आइए आप बेटा, जी बेटे आप उठिए बेटे, इसमें एक पॉइंट ऐड किए देते हैं आपके लिए। अच्छा, इसमें हम ये पॉइंट ऐड कर देते हैं, सपोज लिखिए, फर्दर लिखो, शाबाश, कॉन्फिडेंट रहना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हम यहाँ सपोज किए लेते हैं आपका रिसीवेबल टर्न ओवर इज 4 टाइम्स, आंसर दिया हुआ है 4 टाइम्स आपका रिसीवेबल टर्नओवर एंड द रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल।